जनसत्ता संपादकीय गति 110 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने हाल में बीजिंग यात्रा के दौरान एक बार फिर कश्मीर का राग अलापा। इमरान खान बीजिंग में चल रहे शीतकालीन ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेने गए थे, पर इस मौके पर भी वे कश्मीर मुद्दे को भुनाने और सहानुभूति जुटाने से बाज नहीं आए। इसमें कोई शक नहीं कि उनका कश्मीर राग भारत के खिलाफ मुहिम का हिस्सा ही है। चाहे अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात हो, संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधन का अवसर हो, या मुस्लिम देशों के महासम्मेलन हो, या अन्य कोई वैश्विक सम्मेलन, पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों से कश्मीर का मुद्दा उठाकर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करता रहता है। स्टॉप। हालांकि इससे उसे आज तक कहीं कोई उल्लेखनीय कामयाबी या समर्थन जैसा कुछ हासिल हुआ हो, याद नहीं पड़ता। बस तुर्की, मलेशिया जैसे चंद देश उसके साथ खड़े दिखते हैं, और वह भी सिर्फ इसलिए कि ये देश खुद इस्लामिक देशों के संगठन की अगुवाई करने में महत्वाकांक्षा रखते हैं। इसलिए अगर पाकिस्तान दुनिया में घूम घूम कर कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ मुहिम चलाता भी रहता है, तो इससे उसके इरादों का ही पता चलता है। पैरा। बीजिंग में इमरान खान ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात की। उसी वार्ता में कश्मीर का मुद्दा उठा। चीन का कहना है कि कश्मीर को लेकर किसी देश को एक तरफा कदम नहीं उठाना चाहिए। स्टॉप। साथ ही उसने दोनों देशों को शांतिपूर्ण तरीके से विवाद निपटाने की सलाह दे डाली, पर चीन ने जरा चतुराई भी बरती। भारत के साथ चल रही तनातनी को देखते हुए उसने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिससे यह संदेश जाए कि कश्मीर मुद्दे पर वह खुलकर भारत का विरोध और पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है। लेकिन वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने जो साझा बयान जारी किया वह चिंताजनक है। इस बयान में दोनों नेताओं ने चीन पाक गलियारों का काम तेज करने में जोर दिया है। चीन की साजिश इसी में छिपी है। गौरतलब है कि साझा बयान में जिस चीन पाक गलियारे का जिक्र किया गया है, वह गलियारा उन इलाकों से होकर ही गुजरता है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है। ऐसे में साझा बयान का स्पष्ट अर्थ यही निकलता है कि चीन पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में उन गतिविधियों को समर्थन और मदद दे रहा है जो भारत की नज़र में गैरकानूनी है और भारत को किसी भी कीमत पर मान्य नहीं होगी। पैरा। गौरतलब है कि इसी मौके पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी चीन गए थे। चीन की कोशिश थी कि कश्मीर के मुद्दे रूस भी कुछ बोले। महत्वपूर्ण यह भी है कि इमरान खान इसी महीने रूस की यात्रा पर जाने वाले हैं। लंबे समय बाद पाकिस्तान के किसी प्रधानमंत्री की यह रूस यात्रा होगी। उन्हें लग रहा है कि कश्मीर मसले पर पुतिन उन्हें समर्थन दे सकते हैं। चीन भी यह चाह रहा है कि कश्मीर पर रूस पाकिस्तान का साथ दे, लेकिन रूस हमेशा से कहता रहा है कि कश्मीर को लेकर उसकी नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कश्मीर भारत और पाकिस्तान का आपसी मसला है और इसे दोनों देशों को ही हल करना चाहिए। यही बात दुनिया के ज़्यादातर देश कहते रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान को समझना होगा कि हर जगह जाकर बिना अवसर के भी कश्मीर का रोना रोने से उन्हें उसे
कुछ हासिल नहीं होने वाला है। पैरा। अब इस बात पर उचित ही गर्व करते देखा जाता है कि सदियों से समाज के हाशिए पर डाल दी गई महिलाएं भी अपनी प्रतिभा के बल पर पुरुषों के समकक्ष खड़ी देखी जाने लगी हैं। इस क्रम में दुनिया की अनेक महिलाओं के उदाहरण दिए जाते हैं, मगर हमारे देश में अक्सर इस बात को लेकर असंतोष भी जताया जाता रहता है कि प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों के शीर्ष पदों पर महिलाएं नहीं पहुंच पाती। इसमें पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता को भी दोषी ठहराया जाता है, मगर अब ऐसी शिकायतें भी धीरे धीरे छटनी शुरू हो गई है। स्टॉप। पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश की कतार में महिला न्यायाधीशों के खड़े होने से काफ़ी संतोष और खुशी व्यक्त की गई। इसी क्रम में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की नई कुलपति के रूप में शांति श्री पंडित के चयन को भी देखा जा सकता है। वे इस विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति होंगी। चूंकि देश का यह प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, उस पर सबकी नज़र रहती है। कई बार दबी या मुखर जबान में सवाल पूछे जाते रहे हैं कि क्या वहाँ कोई ऐसी एक भी महिला प्रोफेसर नहीं हुई जिसे वहाँ का कुलपति बनाया जा सके। स्टॉप। दूसरे विश्वविद्यालयों से ही सही, शांति श्री पंडित के इस पद पर चयन से निस्संदेह ऐसे सवाल करने वालों को कुछ संतोष मिलेगा। पैरा। विश्वविद्यालय स्वायत्तशासी संस्था होते हैं, इसलिए किसी भी विश्वविद्यालय की साख स्वाभाविक रूप से उसके कुलपति से जुड़ जाती है। कुलपति का नजरिया ही परिसर के परिवेश में दिखाई देता है। वहाँ होने वाली नियुक्तियों, शिक्षा सत्र और पढ़ाई लिखाई के वातावरण, व्यवस्था आदि में कुलपति का व्यक्तित्व ही देखा परखा जाता है, क्योंकि आखिरकार विश्वविद्यालयों की संपत्ति वहाँ के अकादमिक लोग ही होते हैं। मगर पिछले कुछ सालों से जिस तरह विश्वविद्यालयों और उच्च शैक्षणिक संस्थानों में नियुक्तियों आदि को लेकर गुणवत्ता से समझौता होते देखा जाने लगा है, उससे कुलपतियों की नियुक्ति पर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की नई कुलपति भी विवाद से परे नहीं मानी जा सकती। इस पद की जिम्मेदारी संभालने से पहले ही वे अनेक बार विवादों में घिर रही हैं। महाराष्ट्र के सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय में वे राजनीति विज्ञान की आचार्य हैं। वहाँ रहते हुए उन्होंने गांधी और गोडसे प्रसंग में ट्विटर पर एक तरह से गांधी विरोधी टिप्पणी कर दी थी, जिसे लेकर उन्हें तीखे विरोधों का सामना करना पड़ा था। इसी तरह उन्होंने नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध कर रही धरने पर बैठी मुस्लिम महिलाओं को फिदायीन कह दिया था। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों की अगुवाई करने वाले नेताओं पर परजीवी कह दिया था। पैरा। यह ठीक है कि संविधान में सबको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मगर जब समाज का कोई जिम्मेदार माना जाने वाला व्यक्ति हल्की बातें करता है तो उस पर विरोध का स्वर उभरना स्वाभाविक है। शांति श्री पंडित के पहले दिए गए उनके बयानों से उनकी विचारधारा और चीज़ों को देखने की दृष्टि का अंदाजा तो लगाया ही जा सकता है। इसलिए अंगुलियां सरकार पर भी उठनी लाजिमी है कि उन्हें क्यों इस पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। खैर, मनुष्य के स्वभाव और सोच को लेकर उम्मीद की खिड़की कभी बंद नहीं होती। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि किसी जिम्मेदार पद
पर पहुंचकर व्यक्ति के कामकाज का तरीका पहले के अपने ढंग से उलट हो जाता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि नई कुलपति विश्वविद्यालय की गरिमा को अक्षुण्ण रखेगी। जय हिंद।